अच्छा, तो अब हम लोगों ने जो है ना वो अपना टेस्ट नंबर 3 सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने एक काम और भी यहाँ पे किया है कि मैंने जो टेस्ट की हमारी वर्किंग है, यानी कि जो सवाल जिनमें वर्किंग बहुत ज़्यादा चाहिए, उनके लिए एक अलग से फ़ाइल बना दी है, ठीक है। ये टेस्ट 1 की सारी जो सवाल में वर्किंग चाहिए थी वो मैंने अलग कर दिया। और सिमिलरली टेस्ट 2 में तो लाइक ऐसी कोई वर्किंग थी नहीं कि जिसके लिए पेज ऐड करना पड़ा, और टेस्ट 3 की भी अब हम यहाँ पे डालेंगे। सही है। जो सवालात एक गिवन स्पेस में सॉल्व हो सकते हैं, जो भी हमारे पास इतनी स्पेस है इसमें कर देंगे, और जिसके लिए स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो फिर उसको हम इधर करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 3 अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर एक्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है और मुझसे पूछा जा रहा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, यानी कि बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको ज़रा अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, ठीक है। तो x जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स हो जाएगा, और दूसरी तरफ आपके पास k+1 लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, ठीक है। अब हमसे बेसिकली सम ऑफ रूट्स मांगा गया था, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए के एक्स होगा, सही, माइनस बी अपॉन ए। अब ए हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट होता है ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो है 1, यहाँ पर 1 है, सही है। और बी हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस के, तो एक माइनस फार्मूले वाला और एक माइनस के, सही है। तो ये हो जाएगा के अपॉन 1 यानी कि के, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सही है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, इफ मॉड्यूलस ए इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू -9 है और बी की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास जो है वो बड़ा नंबर 6 है, मगर वो कह रहे हैं कि हमने दोनों पे मॉड ले लिया, तो अब ये 9 और 6 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ए बड़ा हो गया बी, ये बात हो रही है, सही है। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, सही है। ए प्लस बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक कंडीशन नंबर 2 है 1 अपॉन ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 1 अपॉन बी माइनस ए, और कंडीशन 3 क्या है, ए माइनस बी इज लेसर देन 0। तो अब हमें तीनों कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा, सही है। वो हम किस तरह करेंगे कि देखें हमारे पास जो है ना वो ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं उनकी टोटल 4 सिचुएशंस बन सकती हैं। कितनी? 4 सिचुएशंस बन सकती हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारे पास दोनों नंबर्स नेगेटिव हो, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारे पास दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो, एक ये हो सकती है कि ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो, और एक ये हो सकती है ए पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो, सही है। तो ये टोटल हमारे पास 4 कंडीशंस बन गई। तो हमें इन चारों कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा 1 2 3 के ऊपर लगा के कि क्या ये सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कंडीशन नंबर 1 की, कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास ए और बी दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, हमें बस ये चेक करना है कि मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए, यानी कि बेसिकली जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, हमने साइन को इग्नोर करना है, सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू -9 है और बी की -6 है, तो हम जब दोनों पे मॉड लेंगे तो ये 9 और 6 हो जाएगा, है ना, ठीक है। वैसे ओरिजिनली ए और बी की वैल्यू नेगेटिव में, ठीक है, लेकिन जब हमने मॉड लिया, मॉड्यूलस मतलब लगाया, तो 9 और 6 हो गई, और यहाँ पर ए जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ए मॉड बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ए की वैल्यू वैसे बी से छोटी हो सकती है, ठीक है, बस जब हम मॉड लेना तो हमारे पास ए की मतलब मॉड ए जो है वो मॉड बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये है बात, और ये हमें प्रूफ करनी है
कि ये किन स्टेटमेंट्स में ट्रू होगी। ठीक है, अब जब हमारे पास पहली स्टेटमेंट के अंदर a प्लस बी ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो a और b की ओरिजिनल वैल्यूज रखेंगे, ज़ाहिर है मॉड वाली वैल्यूज थोड़ी रखेंगे। तो अब मैंने ये कहा कि मेरे पास चार सिचुएशंस हो सकती हैं a और b के लिए। एक ये हो सकती है कि दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो, एक ये हो सकती है दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो, एक ये हो सकती है कि a की नेगेटिव हो, b की वैल्यू पॉजिटिव हो, और एक हो सकता है कि b पॉजिटिव हो और a नेगेटिव हो। सही है। अब हमारे पास जो तीन स्टेटमेंट्स है ना, ये इन चारों पर, मतलब जो स्टेटमेंट इन चारों कंडीशंस में ट्रू हो जाती है दैट विल बी ट्रू, और अगर कोई किसी एक के लिए भी फेल हो जाती है तो फिर वो उसको लाइक हम कंसिडर नहीं करेंगे। सही है। तो अब अगर मैं कंडीशन नंबर 1 को देखूं जो कि है a प्लस बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखें a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 0, और मैं इसमें पहली वाली अपनी सिचुएशन डाल के चेक करूं कि अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, तो अब अगर दोनों नेगेटिव होंगी तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक नेगेटिव आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस कोई नेगेटिव नंबर माइनस नेगेटिव नंबर तो माइनस नेगेटिव ही बनाएगा। जैसे कि अगर -9 -6 है तो वो -15 बनाएगा, जो कि 0 से बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि आपके पास पहली वाली कंडीशन तो फेल हो गई। सिमिलरली सेकंड में देखें तो सेकंड पे हमारे पास क्या है, 1/a माइनस बी इज ग्रेटर देन 1/b माइनस ए। तो अब यहाँ पर भी हम अपनी पहली वाली कंडीशन को अगर सबसे पहले चेक करें तो a माइनस बी यानी कि एक नेगेटिव नंबर माइनस अ नेगेटिव नंबर, एक सेकेंड, माइनस अ नेगेटिव नंबर ऐसे ग्रेटर देन 1/b माइनस ए, यानी कि वही नेगेटिव माइनस नेगेटिव। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, a और b की कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, मगर ऐसी वैल्यूज अज्यूम करनी है कि जब मैं उनका मॉड करूँ तो a बड़ा है। तो मैं वही अज्यूम कर लेता हूँ जो मैं इतनी देर से कह रहा था, -9 और -6, कि -9 है a, -6 है b। ठीक है, ये सिर्फ पहली वाली कंडीशन के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये अगर दूसरी के लिए करेंगे तो फिर दोनों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी कि +9 और +6 लेना पड़ेगा। तो अब मैं इन वैल्यूज़ को जरा प्लग इन करके देख लेता हूँ कि क्या मेरे पास आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने क्या ली है, -9, तो -9 -6, और b की क्या ली है, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और b की क्या ली है, -6 प्लस -9, +9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अच्छा जी, तो ये आपके पास हो गया 1/-3 ग्रेटर देन, ये हो गया 1/3, तो ये तो फेल हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है क्योंकि -1/3 से बड़ा नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब अपनी तरह थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड वाली है a माइनस बी इज लेसर देन 0, a माइनस बी इज लेसर देन 0। तो इसके लिए मैं अपनी फर्स्ट और सेकंड वाली तो पास हो जाएंगी, क्योंकि जब नेगेटिव नेगेटिव को आप माइनस करेंगे तो वो लेसर देन 0 ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर आएगा। सही है। सिमिलरली दोनों पॉजिटिव नंबर्स को आप माइनस करेंगे तो क्योंकि a की वैल्यू बड़ी है b से, तो ये दूसरी वाली के लिए फेल हो जाएगी। हाँ, अगर a और b की वैल्यूज़ आप वो लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, जैसे कि a को अगर मैं 9 लेता हूँ, b को अगर मैं 6 लेता हूँ, और यहाँ पर मॉड a और मॉड बड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं 9 माइनस 6 करूँगा तो ये लेसर देन 0, 3 लेसर देन 0 ये नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि कंडीशन नंबर 3 भी फेल हो गई। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो नन हो जाएगा, कि तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो इस सिचुएशन में हमारे पास ट्रू हो रही है। सही है, तीनों में से कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो इस सिचुएशन में हमारे पास ट्रू हो रही है। हमने चार सिचुएशंस ली थी, यही चार बन सकती हैं कि या तो ए और बी दोनों नेगेटिव हो, ए पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो, या दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। तो चार सिचुएशंस ही बन सकती हैं इसमें। सही है, तो बहरहाल इसका आंसर नन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। x, y and z are consecutive positive integers such that x is lesser than y and y is lesser than z. Which of the following must be true? तो हम एक काम करते हैं, x, y और z की तीन वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये पॉजिटिव हैं और इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव का मतलब है लाइक पॉजिटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव होल नंबर्स हैं x, y और z। तो मैं कह देता हूँ कि भाई इन तीनों की 1, 2 और 3 ये मैं वैल्यूज अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है,
एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ 1 2 और 3 अज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास वाई एक्स से बड़ा हो जाएगा क्योंकि 2 1 से बड़ा है, और z जो है वो y से बड़ा हो जाएगा क्योंकि 3 2 से भी बड़ा है। अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो अब जरा अपनी पहली कंडीशन को अगर हम चेक करें कि एक्स वाई जी इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि वो हमने जो अपनी वैल्यूज अज्यूम की हैं उनके मुताबिक एक्स वाई जी तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा 6। क्या ये डिविजिबल बाय 6 है, यानी कि क्या ये 6 का टेबल में आता है? तो बिल्कुल आता है, 6 1 जार 6। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई। ठीक है, दूसरे में देखते हैं। हमारे पास जब भी वेरिएबल्स गिवन होते हैं ना सवालों में, तो हमें उस कंडीशन के मुताबिक बेहतर ये होता है उस सवाल को सॉल्व करने का तरीका कि हम उस कंडीशन के मुताबिक जो है ना वो नंबर्स अज्यूम कर ले। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए पता करने में। अच्छा, अब पार्ट 2 में वो कह रहे हैं कि z माइनस एक्स, तो हमारा z क्या है? z माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय y माइनस एक्स, y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो क्या ये 4 के बराबर आ रहा है? ये करके देख लेते हैं। 3 माइनस 1 इज 2, और ये माइनस 1 प्लस 1 खत्म तो 2, और 2 2 जार 4, तो मेरे पास दोनों साइडें मेरी बराबर आ गई। तो इसका क्या मतलब है कि कंडीशन नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। कंडीशन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं कि एक्स वाई इज ऑड, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय वाई, तो ये होता है 2, और ये ऑड नहीं है, ये तो इवन है। तो इसका मतलब है कि कंडीशन नंबर 3 फॉल्स होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 1 एंड 2 ओनली। अच्छा जी, इफ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 पावर x अपॉन 2 पावर y। ठीक है, यानी कि हमें बताना है 8 पावर x अपॉन 2 पावर y की वैल्यू। सही है, तो अब अगर मैं इंडाइसिस का लॉ इसके ऊपर लगाऊं तो 8 को मैं कह सकता हूं 2 की पावर 3, और इस पूरे के ऊपर पावर आ जाएगी x एंड 2 की पावर y। सिमिलरली ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3x अपॉन 2 की पावर y। अब मेरे पास दोनों बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स को क्या करेंगे? माइनस, तो 2 की पावर 3x माइनस वाई। अब आप देखें कि 3x माइनस वाई और ये 3x माइनस वाई, ये हो गया। अब 3x माइनस वाई की वैल्यू मुझे ऑलरेडी सवाल में गिवन है कि वो है 12, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली इसकी जगह 12 पुट इन कर दूंगा, तो मेरा आंसर हो गया 2 की पावर 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ए 2 की पावर 12। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि इन सम कॉर्पोरेशन 3/7 of the managers are female. If there are 42 female managers, how many managers in total are there? देखो भाई, अगर आपके पास फीमेल्स 3/7 है तो मेल्स कितने होंगे? 4/7। ठीक है, तो इन सबका टोटल कितना होगा? इन दोनों को ऐड करें, 7/7 यानी कि 1। ठीक है, 7/7 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1। ठीक है, तो अब वो मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास अगर 42 फीमेल्स हैं जिनका फ्रैक्शन 3/7 बन रहा है, तो मुझे बताना है कि 7/7 यानी कि टोटल मैनेजर्स कितने हैं। तो यानी कि बेसिकली मुझे 1 बताना है, तो इसको मैं x रख दूंगा। अब मैं इसको सिर्फ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3/7 x इक्वल्स टू 42। 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 98। सही है, तो ये आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं लाइन ए पासेस थ्रू पॉइंट 42, लाइन ए पासेस थ्रू पॉइंट 42 एंड लाइन 42 एंड 1t। ठीक है, लाइन बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए,
ठीक है, मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं आपस में, सही है। एक ये वाली कह देते हैं कि ये लाइन ए है और ये वाली लाइन बी है, सही है। फिर कह रहे हैं कि लाइन बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x माइनस के। ठीक है, लाइन बी की हमें इक्वेशन गिवन है वेयर k इज अ नेगेटिव कांस्टेंट। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन सी इफ इट पासेस थ्रू t1 एंड द ओरिजिन। तो अब अगर हमें लाइन सी का स्लोप यानी कि ग्रेडियंट बताना है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो टी की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक काम ये करता हूं यहाँ पे कि देखो भाई, मुझे ये पता है, मुझे ये बात पता है कि अब क्योंकि लाइन ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर, सही है। अब लाइन बी की मुझे इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 3x माइनस के। ठीक है, ये y इक्वल्स टू 3x माइनस के मुझे गिवन है। ठीक है, लाइन बी की इक्वेशन। तो मुझे अगर लाइन बी का ग्रेडियंट निकालना है तो क्या मैं इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकता हूँ। तो मेरे पास ग्रेडियंट आ जाएगा 3, सही है। तो ये ग्रेडियंट किसका आ गया, लाइन बी का ग्रेडियंट आ गया। अब अगर इसी तरीके से मुझे लाइन ए का ग्रेडियंट निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ये वाले फॉर्मूले में डाल सकता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। तो मेरे पास जो लाइन ए है उसका ग्रेडियंट आ जाएगा 1/3, सही है। अब मुझे ये पता है कि लाइन ए के ऊपर ये वाले दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 4 2, एक पॉइंट है 1t, सही है। तो अब अगर इन दोनों के ऊपर मैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाऊं, लाइन ए के ग्रेडियंट का फॉर्मूला, तो वो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मुझे लाइन ए का ग्रेडियंट ऑलरेडी पता है जो मैंने निकाल लिया था, तो मैं इसको इसके इक्वल रख देता हूं। अब यहां से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करूंगा तो t की वैल्यू आएगी 3। तो मुझे t की वैल्यू पता चल गई 3, तो t की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अब हमें यह पता चल गया कि जो लाइन c है उसके ऊपर जो दो पॉइंट्स थे t और 1 और ओरिजिन यानी कि 0 0, तो उसमें से t1 क्या होगा, 3 1 और 0 0। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जब मैं ग्रेडियंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3, सही है। तो लाइन सी का ग्रेडियंट हमने इस तरह पता कर लिया। एक बार दोबारा समझा देता हूँ भाई, लाइन ए और बी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। लाइन बी की इक्वेशन हमें पता है, तो लाइन बी की इक्वेशन से हमने क्या किया, लाइन बी का ग्रेडियंट निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि हमें टी की वैल्यू चाहिए, सही है, तो उसके बाद हमने क्या किया कि बी के ग्रेडियंट से ए का ग्रेडियंट निकाल लिया क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर है, सही है। अब जब हमारे पास लाइन ए का ग्रेडियंट आ गया और हमें ये पता है कि ये दो पॉइंट्स हैं जो कि लाइन ए पे लाई कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ग्रेडियंट फॉर्मूला लगाया और ए का ग्रेडियंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, उसको उसके बराबर रख दिया, ठीक है। यहां से हमें पता चल गई टी की वैल्यू। अब जब हमें टी की वैल्यू पता चल गई तो हमने क्या किया कि सी जो है उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक है T1 और एक है ओरिजिन यानी कि 0 0। तो हमने क्या किया, T1 और ओरिजिन के ऊपर फॉर्मूला लगाया ग्रेडियंट का, सही है। मतलब टी की वैल्यू तो हमें पता चल गई ना 3 है, तो 3 1 और ओरिजिन के ऊपर ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाया, हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया 1/3 सी का। यही हमसे मांगा था, सी का ग्रेडियंट पूछा था, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो कह रहे हैं जॉन ज्वाइंस अ जिम फॉर एग्जैक्टली 1 ईयर। जॉन pays $n per month for the gym membership for the first month and n-10 for each of the remaining 11 month. How much does John pay that year in terms of 11? हमें भाई जिम, जॉन साहब ने जो है ना वो एक जिम ज्वाइन किया, ठीक है, और हमें ये पता करना है कि पूरे साल उसने कितना पे किया, यानी कि 12 महीने कितना पे किया, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स की हमें पेमेंट निकालनी है कि टोटल उसने पूरा साल कितना पे किया। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई उसने $n जो है ना वो पहले मंथ में दिए। सबसे पहले तुम्हारे पास n आ जाएगा कि ये तो उसने पहले मंथ में दे दिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसने हर 11 महीने जो है ना रिमेनिंग 11 मंथ्स n-10 दिए। तो अगर मैं n-10 को मल्टीप्लाई कर दूं बाय 11
तो इससे मेरे पास आ जाएगा कि उसने 11 महीने तक कितने पैसे दिए। सही है, एक महीना उसने, पहले महीने उसने एन पैसे दिए, $n, और फिर दूसरे महीने से लेके 12वें महीने तक हर महीने उसने n-10 दिए। ठीक है, तो n-10 को मल्टीप्लाई बाय मैं 11 कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि दूसरे से 12वें महीने तक कितने पैसे उसने दिए टोटल। ठीक है, तो पहले महीने इतने थे, बाकी के 11 महीने इतने थे। इन दोनों को जब मैं ऐड कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि टोटल 12 महीने पूरा साल उसने कितना पे किया। सही है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि n प्लस 11n माइनस 110 हो जाएगा, ये हो गया 12n माइनस 110। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर डी। फिर वो कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ, oh sorry, if alpha and beta are roots of x square minus 2x plus 3 equals to 0, then equation with roots 1 upon alpha and 1 upon beta। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि आप सिंपली a और c की वैल्यूज को स्विच कर देते हैं। तो a हमारे पास क्या है, 1 है, c हमारे पास क्या है, 3 है। आपको क्या करना है, a को 3 लिख देना है और c को 1 लिख देना है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा अगर इस तरह, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, a और c की वैल्यूज को स्विच कर दिया। ठीक है, जब हमने रेसिप्रोकल पता करना होता है। सही है, तो ये कौन सा आंसर है, ये है आंसर नंबर डी। ठीक है, जब भी हमें एक ऐसी इक्वेशन गिवन हो जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो और हमसे पूछा जा रहा हो वो इक्वेशन जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा में निकालना है, तो हम सिंपली ए और सी की वैल्यूज को क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 एंगल्स of a quadrilateral R and GP whose common ratio is an integer. Two of the least angles are acute. The measure of the smallest angle of the quadrilateral is। सही है भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है यानी कि 4 साइडों वाला शेप है। चारों साइडों की जो आपके पास एंगल्स हैं, वो एंगल्स जो है ना एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, जीपी क्या होती है, जिनमें कॉमन रेशियो सेम होता है। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन रेशियो क्या होता है, सेम होता है, वो जीपी होती है। तो वो जीपी के अंदर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमें जो है ना सबसे छोटा वाला जो एंगल है ना वो बताना है। तो देखें, एक जीपी की पहली टर्म क्या होती है, ए, दूसरी क्या होती है, ए आर, तीसरी होती है ए आर स्क्वायर और चौथी होती है ए आर क्यूब। ठीक है, अब ये चार जो है ना हमारे पास एंगल्स हैं किसी उसके, किसी क्वाड्रिलेटरल के। तो अगर मैं इन चारों का सम कर लूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 360। सही है, मेरे पास आंसर 360 आना चाहिए। अब मैं एक काम करता हूं, क्योंकि देखें एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो 360 होता है। सही है, तो अब मैं यहां से अगर ए को कॉमन निकाल लूं तो वो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इक्वल्स टू 360। सही है, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो कॉमन रेशियो है ना वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो देखें कॉमन रेशियो अगर इंटीजर है तो वो मतलब आर, तो उसकी वैल्यू जो है ना या तो 2 के बराबर होनी चाहिए या 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कि अगर 2 से छोटी होगी तो 1 होगी। अब रेशियो 1 होने का तो मतलब यह है कि भाई सारी साइडें बराबर है ना। रेशियो 1 होने का तो मतलब यह है कि सारी साइडें बराबर हैं, क्योंकि देखें अगर एक स्क्वायर है उसकी चारों साइडें 5 5 5 है, तो जब आप 5/5 करेंगे तो क्या आएगा, 1। सही, तो रेशियो 1 ये। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो चारों एंगल्स हैं उनमें से 2 अक्यूट हैं। ठीक है, 2 ऑफ द लीस्ट एंगल्स आर अक्यूट, 2 अक्यूट हैं। फिर वो पूछ रहे हैं कि भाई स्मॉलेस्ट एंगल बताओ, तो इसका मतलब है कि चारों साइडें बराबर नहीं है। सही है, तो अब क्योंकि बराबर नहीं है तो कॉमन रेशियो 1 नहीं हो सकता और 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, आर तो हमेशा 0 से बड़ा होता है। 0 का तो मतलब ये है कि जीपी है ही कोई नहीं, जीपी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है जी, तो अब आर की वैल्यू जो है वो या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम मतलब 2 रख के देख लेते हैं अपने पास से ना आर को। तो जब मैं आर की जगह 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब 8 इक्वल्स टू 360। ठीक है,
इन सबको प्लस करें, 15 आंसर आ जाएगा। 15a इक्वल्स टू 360, 15 वहाँ जाके डिवाइड होगा 360 से, एक आंसर आ जाएगा 24। तो हमसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट एंगल हमें बताना है, और स्मॉलेस्ट एंगल हमारा क्या था, ए। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा ए आर, उससे बड़ा ए आर स्क्वायर, उससे बड़ा ए आर क्यूब। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल हमने 24 बता दिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, if w x y represent three positive numbers where x is equals to y plus 5 and y is equals to w plus 20, what is the result when the average of three numbers is subtracted from the median। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये तीन नंबर्स हैं w x y। ठीक है, इन तीनों का हमें सबसे पहले तो मीन चाहिए होगा, और फिर इन तीनों का मीडियन चाहिए होगा, इन तीनों का मीडियन चाहिए होगा, उसके बाद ही हम जो है ना लाइक बता सकेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं इन तीनों को यानी कि w x और y तीनों को मैं w की टर्म्स में लिख लेता हूँ। सही है, तो x मेरे पास y प्लस 5 है, अगर मैं y की जगह w प्लस 20 लिख दूँ, क्योंकि y जो है वो w प्लस 20 के बराबर है, प्लस 5, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, w प्लस 25। अच्छा, इसी तरीके से y की वैल्यू क्या है, w प्लस 20, और w क्या है, वो जो w ही है। सही है, तो हमने क्या किया, अपने x y और z को ना, x y और z को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ w, यानी कि हमने इसको लिख लिया w प्लस 25, w प्लस 20 और z, अच्छा z तो है ही नहीं, सॉरी w ही है, w x y। एक सेकेंड, तो तीनों हमने लेटर्स को क्या किया, तीनों नंबर्स को, सॉरी एक्स वाई जी को, ओ सॉरी डब्ल्यू एक्स वाई को डब्ल्यू की टर्म्स में लिख लिया। सही है, अब हमें क्या चाहिए, इनका एक तो मीन भी चाहिए होगा और मीडियन भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोल रहे हैं ना द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मीडियन। ठीक है, यानी कि हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी कि मीन और मीडियन निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इन तीनों का मैं मीन निकालूँ तो वो क्या होगा, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, वो कितनी है, 3। तो ये आ जाएगा 3w अपॉन 45 अपॉन 3, 3w प्लस 45 अपॉन 3, और फिर जब आप 3 को तोड़ेंगे यानी कि 3w अपॉन 3 प्लस 45 अपॉन 3 लिखेंगे, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, w प्लस 15। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा मीन। ठीक है, मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों वैल्यूज को आपको अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा w होगा, उससे बड़ा w प्लस 20 होगा, और सबसे बड़ा w प्लस 25 होगा। तो हमारे पास जो हमारा मीडियन आ गया वो ये आ गया। ठीक है, मिडल वैल्यू होती है ना मीडियन, तो बीच वाली वैल्यू ये। तो मीन भी पता है, मीडियन भी पता है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मीन और मीडियन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि w प्लस 20 को माइनस करना है w प्लस 15 से। तो हमारे पास क्या होगा कि ये w प्लस w और माइनस w कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 15 बचेगा जो कि होता है 5। तो हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी 5। सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहे हैं कि लेट x एंड y बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, x बार एंड y बार डिनोट देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। सही है, फिर हमें x बार और y बार टर्म्स में एक इक्वेशन गिवन है और एक y की इक्वेशन है। लाइक y हमें गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 2 आयोटा। फिर हमें इवेल्युएट करना है x, यानी कि हमें बेसिकली x की वैल्यू बतानी है। सही है, तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि मेरे पास y गिवन है 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ। कॉन्जुगेट निकालने का तरीका क्या होता है कि मैं जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन फ्लिप कर दूं, तो इमेजिनरी का साइन पॉजिटिव है, उसको सिंपली क्या कर दूं, नेगेटिव। ये मिल गया मुझे y का कॉन्जुगेट। अब वो कह रहे हैं कि x का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय y का कॉन्जुगेट बराबर है 8 माइनस i के।
तो अब मैं y के कॉन्जुगेट की जगह उसकी वैल्यू रख देता हूँ 3 माइनस 2i। तो x कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 8 माइनस आई अपॉन 3 माइनस 2i। सही है, ये मेरे पास y बार और x बार की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे पता करनी है x की वैल्यू, मुझे पता करनी है x की वैल्यू। मेरे पास तो सिर्फ x बार आया है, ठीक है, मेरे पास कॉन्जुगेट आया है, मुझे तो नंबर चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर x चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट को रैशनलाइज कराना पड़ेगा। ठीक है, तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता था कि डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन फ्लिप करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। यानी कि नीचे अगर 3 माइनस 2i लिखा हुआ है तो मैं 3 प्लस 2i और 3 प्लस 2i ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा। सही है, तो अब ये हो जाएगा इस तरह से कि 8 माइनस आई मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2i अपॉन, ये आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो मेरे पास आएगा 8 3 ज़ार 24, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा हो जाएगा 16 आयोटा माइनस 3 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है और i का स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा और -2 माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर माइनस, तो -4 अंदर आ गया, मतलब ये चीज पूरी -4 हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस होता है तो +4। अच्छा जी, इसी तरीके से यहाँ पर भी आई स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये पूरी चीज -2 हो जाएगी और -2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 24 प्लस 16i, इसको माइनस ही कर लेते हैं ना, ये हो जाएगा 13i, 16 और 3 माइनस होके, और ये हो जाएगा +2 अपॉन 13। तो 26 प्लस 13i और 13 को मैं इस तरह ब्रेक कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ार 2 ज़ार और ये कैंसिल, तो प्लस आयोटा होना चाहिए वैसे तो। हम्म, 2 प्लस आई होना चाहिए, यानी कि आंसर नंबर बी आंसर होना चाहिए इसका। सही है, तो ये मेरे पास बेसिकली x की वैल्यू आई कि मैंने इसको पूरा रैशनलाइज की और फिर आगे सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आ गई। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसको काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट 1 और सेट 2, दोनों में कुछ लेटर्स हैं। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 वॉवल्स। वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, और हमने दोनों सेट्स में से एक एक लेटर पिक करना है। ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों में से हमारे पास वॉवल्स आए। ठीक है, तो अब अगर मैं सेट 1 की बात करूं तो इसमें मेरे पास कितने वॉवल्स हैं? 2, और टोटल नंबर्स कितने हैं? 5। तो फेवरेबल आउटकम्स 2 अपॉन टोटल आउटकम्स 5। सेट 2 की अगर मैं बात करूं तो सेट 2 के अंदर मेरे पास वॉवल्स कितने हैं? सिर्फ एक ही है, ओ, और टोटल कितने हैं लेटर्स हैं? 6। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो सेट 1 से वॉवल आने की प्रोबेबिलिटी ये है, सेट 2 से वॉवल आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ पिकिंग 2 वॉवल्स फ्रॉम बोथ सेट्स। तो 2 1 ज़ार 2, 5 6 ज़ार 30, सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन 15
आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 सेक्टर्स that are separated such that the first section is x, the second is 2x, and the third is 3x, and so on. What is the angular measure of the second largest? ठीक है, तो बेसिकली वो हमसे कह रहे हैं कि एक सर्कल है जिसको आपने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो पहला वाला पीस है, यानी कि बेसिकली वो इस तरीके से कह रहे हैं कि ये एक सर्कल है, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि एक ही हो गया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट, इस तरह कर करके ना आपने 8 पीसेस बना दिए। तो पहला वाला हमारे पास है x, यानी कि ये जो सर्कल है, इसके अंदर ये जो एंगल है ना, ये x है, दूसरे वाले का 2x है, तीसरे वाले का 3x है, और इस तरह कर करके आपने 8 बनाए। सही है। तो एक बात मुझे पता है कि जो सर्कल होता है उसके अंदर जो सारे एंगल्स का सम होगा वो हमेशा 360 के बराबर होगा। तो मेरे पास क्योंकि 8 एंगल्स हैं और सबका सम जो है वो 360 है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबको प्लस करके 360 के बराबर रख लेता हूँ। सही है। तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 8x किसके बराबर होगा? 360 के। ठीक है, इन सारे एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 360 के, क्योंकि सर्कल है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये सब प्लस हो गया, क्या हो जाएगा? 36x इक्वल टू 360। 36 उधर जाके डिवाइड होगा 360 से, x की वैल्यू आ गई 10। हमसे पूछा गया है सेकंड लार्जेस्ट। तो सेकंड लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? ये वाला। नहीं सॉरी, सेकंड लार्जेस्ट ये होगा। सही है, 7x होगा ना, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल 8x होगा, उससे छोटा 7x, तो सेकंड लार्जेस्ट 7x होगा। तो 7x की वैल्यू हमने निकाली 10, तो सेकंड लार्जेस्ट एंगल कितना आ गया? 70 डिग्रीज। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। सही है जी। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द इक्वेशन फॉर जी एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, तो बेसिकली हमसे कहा जा रहा है कि एफ एक्स जो है वो मॉड एक्स के बराबर है। तो अब मैंने फंक्शंस पढ़ाते हुए ना ग्राफ्स आपको याद कराए थे कि मॉड एक्स का ग्राफ आपने याद रखना है। तो मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो ये है। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये हमारा एफ एक्स है, तो रेड वाला क्या हुआ? जी एक्स। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई एफ एक्स के साथ हमने ऐसा क्या किया है जो वो जी एक्स बन गया। तो देखें, सबसे पहले तो हमने ये किया है कि हमने इसको 3 यूनिट्स राइट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 3 यूनिट्स राइट की तरफ मूव किया और 1 यूनिट नीचे लेके आए हम, 1 यूनिट डाउन। ठीक है, 3 यूनिट्स ये राइट गया है और 1 यूनिट ये नीचे आया, तो ये जाके जी एक्स बना है। तो अब क्योंकि ये 3 यूनिट्स राइट आया है, तो 3 यूनिट्स राइट के लिए मैं क्या करता हूं कि एफ एक्स में से -3 करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड एक्स -3। लेकिन क्योंकि ये 1 यूनिट डाउन भी आया है तो मुझे इसमें से -1 भी कराना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन में से भी माइनस हो जाएगा, -1। तो हमारे पास जो हमारा जी एक्स बन गया वो क्या बन गया? मॉड एक्स -3 -1। तो ये ऑप्शन हम देख लेते हैं कहाँ पर है हमारे पास, ये है बी के अंदर। सही है, तो यहाँ पर बेसिकली ट्रांसलेशन हुई है। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए मैंने एक चार्ट पूरा बना के याद करवाया था कि भाई ये याद रखना, ट्रांसलेशन का सवाल जब आएगा तो ये काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री है, हटा देते हैं। 17 कह रहे हैं कि फाइंड एक्स। अच्छा जी, एक ट्राइंगल हमें गिवन है, ये एंगल भी वाई है, ये भी वाई है। ठीक है, ये एक्स है, ये वाली लाइन, ये पूरा 3x-2 है, ये 2x-2 है और ये 3x-2 है। अच्छा, अब बेसिकली पता है हमारे पास है क्या? यहाँ पर ये 2 ट्राइंगल्स हैं और ये दोनों ट्राइंगल्स ना बराबर है।
ठीक है, यानी कि इसकी ये वाली साइड, मतलब ये तो साइड खैर दोनों की कॉमन साइड है, लेकिन ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, ये लाइन इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, ये पूरे आइडेंटिकल है। मुझे एक्स निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, दोनों साइडें बराबर है, ठीक है, ये दोनों साइडें बराबर है तो मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, -2 + 8 और 3x - 2 एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 6, तो आंसर नंबर 6 हो गया हमारा आंसर। सही है, तो बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि इफ जी एक्स इज इक्वल्स टू -½ मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द ग्राफ ऑफ जी इन कंपेरिजन ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ। ठीक है, तो हमें ग्राफ ऑफ एफ दिया हुआ और हमें बताना है कि ग्राफ ऑफ जी कैसा दिखता होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या किया है कि एफ को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि यहाँ पे -½ है ना। तो अब जब हम किसी भी ग्राफ को माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर एफ एक्स जो है वो ऐसा दिख रहा है, तो जी एक्स क्या होगा, जी एक्स जो है ना वो रिफ्लेक्शन होगा एफ एक्स का। ठीक है, माइनस एफ एक्स क्या था हमारे पास, रिफ्लेक्शन थी ना, तो ये रिफ्लेक्शन हो गई। तो एक बात तो हमें जी के बारे में पता चल गई कि जी जो है ना वो अपवर्ड्स ओपन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, इट इज नैरोअर एंड ओपन्स अपवर्ड्स, इट इज द सेम विड्थ बट ओपन्स अपवर्ड। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो तो कैंसिल हो जाएगा, ओपन डाउनवर्ड्स, क्योंकि जी एक्स जो है ना वो डाउनवर्ड्स तो ओपन नहीं होगा। सही है, क्योंकि वो एफ एक्स का रिफ्लेक्शन है ऊपर की तरफ। फिर उसने क्या किया है, 1/2 से मल्टीप्लाई कराया है। ठीक है, अब क्योंकि हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कराया है तो हमारा जो ग्राफ है वो जरा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हमारा ग्राफ ऐसा दिखता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम अगर किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई, इसको अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर मजीद डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सही है, एक वक्त ऐसा आएगा कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अब क्योंकि हमने एफ एक्स को माइनस से पहले मल्टीप्लाई कराया है, यानी कि उसको रिफ्लेक्ट करवाया है, तो वो अपवर्ड्स ओपन हो गया। और फिर हमने उसको डिवाइड बाय 2 भी किया है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करने से वो क्या होगा कि वो मजीद थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि इट इज वाइडर एंड ओपन्स अपवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हमें पेज ऐड करना है, हमें यहाँ वर्किंग के लिए जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में वो कह रहे हैं कि इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पी, पी का मतलब पैसे। ठीक है, 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा। ठीक है, वो पुराने जमाने में पैसों वाले कॉइन्स होते थे ना, 1 पैसे का कॉइन, 2 पैसे का कॉइन, वो ऐसे 5-10 पैसे का कॉइन है। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 1, 2 एंड 3, इफ देयर इज ₹30 इन ऑल, हाउ मेनी 5p कॉइन्स आर देयर। सही है, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉइन्स है मैं वो लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, मेरे पास जो 25 पैसे वाले कॉइन है ना, उनको मैं कह देता हूं वो एक्स कॉइन्स मेरे पास है, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास कितना है, एक्स है, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना बेसिकली। अच्छा, अब जो 10p वाले हैं उनको मैं कह रहा हूं 2x, इसलिए कि उसने मुझे सवाल में ये बताया है कि 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे वाले जो है ना वो तीनों 1:2:3 के रेशियो से डिवाइडेड है। यानी कि अगर 25 पैसे वाले कॉइन x है तो 10 वाले उसका डबल होने चाहिए, यानी कि 2x होने चाहिए। और इसी तरीके से जो 5 वाले हैं उसका ट्रिपल होनी चाहिए, यानी कि 3x होने चाहिए। सही है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया। सही है, अब मैं ये करता हूं कि भाई मैं कन्वर्ट कर लेता हूं इन पैसों को रुपीस में। तो 100 पैसा जो होता है ना वो बराबर होता है 1 रुपए के। तो अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 पैसा कितने रुपए के बराबर होगा, तो आपके पास आएगा 25.25 रुपीस के बराबर होगा। इसी तरीके से 10 जो है वो 0.1 रुपीस के बराबर होगा, और 5 वाला जो है वो 0.05
के बराबर होगा। ठीक है, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास मेरी जो इक्वेशन है 0.25x, मतलब बेसिकली वो मुझे ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास इन तीनों का सम जो है ना वो 30 रुपीज़ है। ठीक है, x प्लस 2x प्लस 3x जो है ना वो कितने रुपए है, 30 है। ठीक है, लेकिन 30 रुपीज़ है, तो मुझे क्या, अब ये वैल्यूज भी मुझे किस में चाहिए होंगी, रुपीज़ में। तो वो क्या हो जाएगी 0.25x प्लस 0.1x मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास अगर ये x है तो ये इसका डबल है। सिमिलरली 0.05x मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 30। सही है, तो इसको जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6x इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू आ जाएगी 50। सही है, क्योंकि 30 डिवाइड बाय 0.6 करेंगे ऐसे कि हम इसको डेसिमल को आगे लाएंगे तो इसको भी आगे ले जाएंगे, तो हो जाएगा 300/6 जो कि हो जाएगा 50। सही है, तो x की वैल्यू आ गई 50। हमसे पूछा जा रहा था कि 5p वाले कॉइन्स हमें बताने कितने, तो बेसिकली जो x की वैल्यू है वही बेसिकली p की वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है, तो p की वैल्यू हमने क्या निकाली है 50, यानी कि 150 आंसर हो जाएगा। सही है, ठीक है जी, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं कि आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स कैन बी फाउंड। ठीक है, तो यानी कि हमें एक वर्ड बनाना है जिसके अंदर 3 कॉन्सोनेंट्स होंगे और 2 वॉवल्स होंगे। सही है, तो यानी कि उसमें टोटल वर्ड्स कितने होंगे 5। तो 5 लेटर्स का हमें एक वर्ड बनाना है। अरे यार, सही है, इन 5 में से हमारे पास 3 क्या होने चाहिए कॉन्सोनेंट्स, 2 क्या होने चाहिए वॉवल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इन 5, अच्छा मुझे बताएं कि 5 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 वॉवल्स हैं। तो अगर मुझे 5 कॉन्सोनेंट्स में से, अगर मुझे 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं वॉवल्स के अलावा जो लेटर्स होते हैं, जैसे कि वॉवल्स होते हैं ना ए ई आई ओ यू, इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सारे सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर मुझे 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट करने हैं तो वो किस तरह हो सकते हैं 5C3। सही है, सिमिलरली अगर मुझे 4 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स सेलेक्ट करने हैं तो वो किस तरह हो सकते हैं 4C2। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिए और अब मुझे इनसे एक 5 लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, तो अब क्योंकि मेरे पास 5 लेटर्स हैं और मुझे इनका एक वर्ड बनाना है तो उनके क्या तरीके हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल। सही है, कि भाई मैं 3 कॉन्सोनेंट्स को और 2 वॉवल्स को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूं। ठीक है, इसको जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, या मैं एक काम करता हूं सॉल्व करके ही दिखा देता हूं। इसके लिए मुझे यहां जाना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास क्या है 5C3 है, 4C2 है और 5 फैक्टोरियल है। सही है, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। सही है, तो हमने क्या करना है अपनी वैल्यूज को प्लग इन करना है। तो यहाँ पर हमारा n फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी कि 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। सही है, अब हमने इस पूरे को करना है सॉल्व। तो वो इस तरह हो सकता है कि 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 होता है तो मैं खाली 2 लिख देता हूँ, 2 फैक्टोरियल बेसिकली 2 होता है,
इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा 2 1 जार 2 2 जार, तो ये हो गया 10। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं यही करूँगा कि 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल। अच्छा 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो मैं खाली 2 लिख देता हूँ। 2 1 जार 2 2 जार, तो 2 3 जार 6 आ गया। अच्छा जी 5 फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास? 5 फैक्टोरियल होता है 120। 5 4 जार 20, 23 जार 60, 62 जार 120। अब मुझे करना है मल्टीप्लाई, तो 10 6 जार 60 मल्टीप्लाई बाय 120, तो 6 12 जार क्या होता है? 72, और ये 2 जीरो आ जाएंगे, तो 7200 हमारा आंसर हो गया। सही है, यानी कि आंसर ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इट टेक्स 6 आवर्स फॉर पंप ए यूज्ड अलोन टू फिल अ टैंक. Pump B used alone takes 8 hours to fill the same tank. We want to use 3 pumps A, B and C, A, B and another pump C to fill the tank in 2 hours. How long would it take pump C used alone to fill the tank? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये टैंक प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है, कि वो आपसे ये कह रहे हैं कि 6 घंटे लगते हैं ए को अगर वो अकेले फिल करेगा टैंक, 8 घंटे लगते हैं बी को अगर वो अकेले फिल करेगा। अगर ए बी सी तीनों मिल के फिल करेंगे तो 2 घंटे लगते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि पंप सी के बारे में हमें बताना है कि अगर सी अकेले फिल करे तो कितना टाइम लगेगा हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके लिए भी थोड़ी सी वर्किंग की स्पेस चाहिए होगी। ये वाला ब्लू यूज़ कर रहे थे ना, सही। ट्वेंटी वन। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ए की बात करते हैं कि ए का वर्क रेट हमारे पास क्या होगा 1/6, ठीक है। बी का क्या होगा 1/8, और सी का क्या होगा वो हमें पता नहीं है, तो मैं इसको 1/c लिख लेता हूँ। सही है जी। अच्छा, अब उन्होंने हमें ये बताया है कि जब ये तीनों पंप्स एक साथ काम करते हैं तो इनका टोटल इनको टाइम कितना लगता है 2 घंटे। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं लिख दूँ 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/c इक्वल्स टू 2। सही है, क्योंकि हमारे पास वर्क रेट का क्या फॉर्मूला होता था, वर्क अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि टाइम। तो एक काम है और उसको करने में कितना टाइम लग रहा है 6 घंटे। तो इस तरह हमने ये 3 फॉर्मूले बनाए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम वर्क रेट्स को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, कि तीनों को इतना टाइम लगता है। अच्छा, अब इस वाली साइड पे अगर मैं एलसीएम वगैरह लेके थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मेरे पास ये हो जाएगा 24c अपॉन 7c प्लस 24 इक्वल्स टू 2। सही है, अब आपने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी की वैल्यू निकालनी है जो कि आपके पास आएगी 4.8। तो आपको ये पता चल जाएगा कि सी को 4.8 आवर्स लग रहे हैं अकेले अगर वो भरेगा तो। सही है, बाकी अगर किसी को कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो फिर वो ज़रा लेक्चर विजिट कर ले, मोशन प्रॉब्लम शायद मैंने कराया था, ठीक है। अब क्योंकि ज़ाहिर है कि ईयरली हम कर रहे हैं तो मैं कॉन्सेप्ट्स तो दोबारा से डिस्कस नहीं कर सकता पूरे पूरे। हाँ, बस एक ब्रीफ हम उसको ब्रीफली टच कर सकते हैं बस। सही है, तो 2 डाइस आर रोल्ड, 22 है, 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज इक्वल्स टू 4। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी डायग्राम बनेगा, तो पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लेते हैं 2 डाइसेस का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और हमें इनका क्या पता करना है, सम इज इक्वल्स टू 4। तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, हम इनको ऐड कर रहे हैं। 1 को इन सारे नंबर्स के साथ ऐड करेंगे, फिर 2 को इन सारे नंबर्स के साथ ऐड करेंगे, इस तरह कर रहे हैं, ठीक है।
अब आगे लिखने की ना मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आगे जो मेरे पास सबसे छोटा नंबर आ रहा है ना 5+1, ओ सॉरी 4+1, वो आएगा 5, फिर आएगा 6, 7, 8, इसी तरीके से यहाँ पे 6, 7। तो अब ये बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। मेरे पास बस यही 3 4 आएंगे, इसके बाद आगे 4 आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। मैं चाहूँ तो बना के भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे मेरे पास 4 आएंगे ही नहीं, ये सही है। तो मेरे पास टोटल 4 कितने आ गए, 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स किस तरह निकालेंगे कि 2 बार डाइस रोल हो रहे हैं, ठीक है। और एक बार जब हम डाइस को रोल करते हैं तो आउटकम्स कितने आते हैं, 6। अब क्योंकि 2 बार आ रहे हैं तो 6 की पावर 2, सही। एक डाइस को जब हम रोल करते हैं तो टोटल आउटकम 6 होते हैं, क्योंकि 2 डाइसेस हैं तो 6 की पावर 2, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36, ठीक है। 36 हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 के 3 बार 4 आ रहा है, मतलब जब दोनों का हम सम करेंगे तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/12 आ जाएगा, तो 1/12 आपका आंसर होगी। 23 की बात करते हैं कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन है एफ एक्स x² + 2x + 5 और एक फंक्शन है जी एक्स x-1। वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है आपने, ठीक है। यानी कि आपने सिंपल काम ये करना है कि जो एफ वाला फंक्शन है उसके अंदर आपने जी वाला फंक्शन यानी कि x-1 सब्सटीट्यूट करा देना है। तो जहाँ 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 x था वहाँ मैंने क्या लिख दिया, x-1 यानी कि जी एक्स लिख दिया, ठीक है। अब इसको सिंपली बेसिकली मैंने ये किया है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करना था ना, तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ था ना वहाँ वहाँ जी एक्स वाला फंक्शन डाल दिया, बस ये किया मैंने, सही है। तो अब जब आप इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी लगेगी, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब इसको सॉल्व वॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x² + 4, सही है। यानी कि आंसर ऑप्शन बी। द रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। रेंज मांगी जा रही है, तो रेंज मांगने का रेंज बताने का जो है वो तरीका क्या था, सबसे पहले तो इसको अपनी ना ax-h होल स्क्वायर प्लस के ये वाली फॉर्म में लिख लें, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म थी। तो ये बेसिकली उसी फॉर्म में है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अगर इस तरह लिख दूँ कि 1x+6² + 0, ठीक है। तो कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा और इसमें +0 करें तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बस इस फॉर्म को कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैं शो कराना चाह रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो a है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो a जब भी पॉजिटिव होता है तो हमारे पास फंक्शन कैसा बनता है, हैप्पी फेस, फंक्शन कैसा बनता है, हैप्पी फेस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो हमारे पास हमारा वर्टेक्स होता है -h और k, सही है, -h और k। अब यहाँ पर हमारे पास -h की जगह क्या है, 6 है, और k की जगह क्या है, 0। तो हमारे पास क्या आएगा, 6 0 हमारा वर्टेक्स आ गया, यानी कि टर्निंग पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका एक रफ सा स्केच बनाना चाहूँ, इसी ग्राफ का, तो वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, सही है, कुछ इस तरीके का बनेगा। और आपका टर्निंग पॉइंट जो है 6 0 वो यहाँ पर कहीं होगा, ये वाला, सही है जी। और हैवी फेस बनेगा क्योंकि पॉजिटिव है। अब उन्होंने हमसे पूछा है रेंज बतानी, रेंज क्या होती थी, वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है, वैल्यूज ऑफ वाई। तो मुझे बताएं ये जो अभी हमने एक रफ सा स्केच ड्रॉ किया, इसकी वाई की वैल्यूज क्या होंगी, इसकी वाई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होंगी और इन्फिनिटी तक जाएंगी, ऐसा ही होगा, 0 से स्टार्ट होंगी और इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तक की इसकी रेंज हो जाएगी, सही, क्योंकि ये 0 से नीचे तो जाएगा नहीं, ये फंक्शन ऊपर ही ऊपर जाएगा, सही है। तो ये रेंज निकालने का हमारे पास तरीका था कि हम एक रफ सा स्केच बनाते थे ग्राफ का, इक्वेशन को देखते हुए और रेंज उससे बताते थे। क्वेश्चन नंबर 25 काट देते हैं क्योंकि ये समझ में ही नहीं आ रहा लिखा हुआ क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years ईच इज 50 years, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, ठीक है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 5 बच्चे हैं और 3 साल के गैप से पैदा हुए हैं, ठीक है। अभी उन सब की एजेस को अगर हम सम करें तो 50 बन रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे छोटा वाला बच्चा है उसकी एज पूछ रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूँ
कि जो पहला वाला चाइल्ड था उसकी एज x है, उसके बाद जो पैदा हुआ वो 3 साल बाद पैदा हुआ तो उसकी x+3 है, फिर जो उसके बाद वाला बच्चा है ना वो इसके 3 साल के बाद पैदा हुआ, यानी कि उसकी क्या होगी x+6, यानी कि x+3+3, तो x+6 हो जाएगी ना, कि ये वाला बच्चा इससे 3 साल छोटा होगा, ये वाला 6 साल छोटा होगा, और फिर अगला वाला क्या होगा 9 साल छोटा, क्योंकि 3-3 साल का गैप हमें देना है ना, और फिर अगला क्या होगा x+12। ठीक है, तो ये 5 बच्चे हो गए, पांचों में 3-3 के इंटरवल्स हमने दे दिए। अब वो कह रहे हैं कि इन सबका सम, यानी कि x+x+3 +x+6 +x+9 +x+12, इन सारी एजेस का सम क्या है 50। ठीक है, इन सारी एजेस का सम क्या है 50, और हमें बतानी है सबसे छोटे वाले बच्चे की एज, यानी कि सबसे छोटा वाला बच्चा कौन सा है, जो सबसे आखिर में पैदा हुआ है, हाँ यंगेस्ट चाइल्ड जो सबसे आखिर में पैदा हुआ है, सबसे आखिर में कौन सा पैदा हुआ है ये, तो इसकी हमें एज बतानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा एक्स। ठीक है, तो जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो x+x+x+x 5x ये हो जाएगा, और सारे नंबर्स को सम करेंगे तो 30 = 50 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। सबसे छोटे वाले की एज क्या होगी x+12, यानी कि 4+12 यानी कि 16। अब क्योंकि 16 आंसर्स में नहीं है तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, सही है। अच्छा नहीं, सबसे छोटा वाला ये थोड़ी होगा, ये तो सबसे बड़ा वाला होगा। हाँ ये तो सबसे बड़ा वाला होगा, सबसे छोटा तो x होगा ना। ठीक है, हाँ सबसे छोटा तो x होगा, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। सही 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 सही, सबसे इसकी 4 साल एज होगी, x+3, इसकी 7 होगी, इसकी होगी 10, 13, 16। हाँ तो सबसे छोटा वाला तो ये होगा ना, तो यानी कि हमसे ऑप्शन है ए होगा। ठीक है, 2 students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 56% of the sum of their marks obtained by them are। अच्छा सही, भाई वही कह रहे हैं कि दो बच्चे हैं जिन्होंने एक एग्जामिनेशन में पार्ट लिया। फॉर एग्जाम्पल एक के मार्क्स आए x, तो एक के उसके 9 मार्क्स ज़्यादा आए, यानी कि x+9 आए। ठीक है, एक बच्चे के मार्क्स आए x, तो दूसरे बच्चे के मार्क्स जो थे वो उससे 9 ज़्यादा आए, यानी कि x+9 आ गए। सही है, अब वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो सम है, यानी कि x+x+9, दिस इज, नहीं वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो x+9 वाला बच्चा है ना उसके मार्क्स इस तरह हैं कि अगर आप दोनों के मार्क्स को सम करें और उसका 56% निकाल लें। ठीक है, यानी कि 56% ऑफ द टोटल जो है वो है इसके, तो अगर इसके 56% है तो इसके कितने होंगे 44%। ठीक है, तो ये मैंने इसको देखते हुए एक इक्वेशन बना दी सवाल को देखते हुए। अब 56% क्या होता है, 56/100, 2x+9 अंदर हो जाएगा इक्वल्स टू x+9। ठीक है, अब 100 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दें और 56 को हम इधर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दें, तो 56 112x प्लस 504 इक्वल्स टू 100x प्लस 900। ठीक है, अब x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें तो ये 112x माइनस 100x 12x हो जाएगा, और 900 माइनस 504 कितना हो जाएगा 396। x की वैल्यू आ गई 33। ठीक है, तो अब अगर x जो है हमारे पास 33 है तो x+9 क्या होगा 42। तो आंसर ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। दोनों के मार्क्स हमसे पूछे थे वो हमने बता दिया। इफ 20% ऑफ a इज इक्वल्स टू b देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज। ठीक है, सबसे पहले तो हम पता करते हैं 20% ऑफ a उन्होंने बताया 20% ऑफ a जो है वो b है, यानी कि b का 20% निकालें तो वो किसके बराबर है a के। b का 20% अगर आप निकालें तो वो किसके बराबर है a के। तो 20% क्या होता है 20/100। ठीक है, और 20/100 क्या होगा 0.2 a। सही है, ये एक बात हो गई। फिर वो पूछ रहे हैं b% ऑफ 20। ठीक है, यानी कि b% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 20।
ठीक है, हमें बताना है। तो b% क्या होगा, b/100 इंटू 20, और b की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.2a है इससे, यानी कि यहाँ से मैं 0.2a जो है, यानी कि 20% ऑफ a b की जगह रख सकता हूँ। तो मैं रख लेता हूँ, 0 0 कैंसिल, सही है। ये हो जाएगा 0.1 डेसिमल पीछे चला जाएगा क्योंकि 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 0.02a हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 0.04a। ठीक है, वो हमसे पूछ रहे थे कि b%(20) बताना है, तो b%(20) ये आया हमारे पास। तो 0.04 क्या होता है, 4% होता है बेसिकली। 0.04 क्या होता है, 4% होता है ना, क्योंकि 4/100 होता है। अगर आप 2 स्टेप पीछे जाएं तो 0.04 आता है। ठीक है, तो उसने हमसे ये पूछा था। तो 4% ऑफ ए है b%(20), तो 4% ऑफ ए, सही है। आगे क्या बताना है, आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, द क्यूब रूट ऑफ, सही है, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इसको मैं ये कर सकता हूँ कि जो 0.000216 लिखा हुआ है, इसके डेसिमल्स को 1 2 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स आगे लेके जाऊँ तो ये 216 हो जाएगा, और नीचे लिख दूँ 1 1 2 3 4 5 6 जीरोस के साथ, क्योंकि 6 स्टेप्स आगे लेके गए ना। तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया। अब हमसे पूछ रहे हैं इसका क्यूब रूट बताना है, तो इसका क्यूब रूट ले लेते हैं। अब ये आपको याद होना चाहिए कि 216 का क्यूब रूट क्या होता है, 6। ठीक है, और नीचे क्योंकि 6 जीरोस हैं तो बेसिकली आपके पास 100 का क्यूब होता है, 100 और उसके साथ 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, सही है, ये 100 का क्यूब होता है। तो नीचे आ जाएगा 100। फिर क्या करेंगे, डेसिमल को 2 स्टेप्स पीछे लेके जाएंगे, तो 0.06, और यहाँ से दोनों जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 0.06 आंसर आ जाएगा आपका। आंसर ऑप्शन बी आंसर हो गया। अ मैन्स स्पीड विद करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, द मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम, एक बंदा है, उसकी स्पीड जो है वो करंट के साथ 15 किलोमीटर पर आवर है, और करंट की स्पीड जो है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर है। तो मैन की स्पीड बतानी है अगेंस्ट द करंट। ठीक है, जब वो करंट के खिलाफ जा रहा है। विद द करंट 15 है, यानी कि अगर वो करंट की, यानी कि अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो तब स्पीड कितनी है, 15। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई मैन की अपनी भी कुछ स्पीड है और करंट की स्पीड है 2.5, सही है, तो वो इस स्पीड से जा रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि भाई अगर करंट इस डायरेक्शन में जाए और मैन इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो फिर मैन की स्पीड क्या होगी, सही है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि मैन की वैसे स्पीड निकाल लेते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ मैन विदाउट द करंट निकाल लेते हैं, कि अगर करंट हो ही ना तो उसकी कितनी हो, कि बिल्कुल ही करंट ही है ही नहीं तो फिर उसकी कितनी है। तो देखिए 15 स्पीड है टोटल, जिसमें से 2.5 है करंट की, तो मैन की अपनी स्पीड कितनी आ गई, 12.5। ये मैन की अपनी स्पीड आ गई, सही है। अब हम निकाल लेते हैं स्पीड अगेंस्ट द करंट, स्पीड अगेंस्ट द करंट, सही है भाई। करंट इस स्पीड से आ रहा है 2.5 से, और मैन इसके अगेंस्ट जा रहा है 12.5 के साथ। ठीक है, अब क्योंकि 2.5 इधर इसको पुश करेगा लेकिन ये 12.5 से इधर पुश करेगा, तो इसकी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, हमें माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 10 आ जाएगी अगेंस्ट द करंट। ठीक है, ये अगेंस्ट द करंट जा रहा है, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। 31 की बात करते हैं। द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। If a man cycling along the boundary of the park at the speed of 12 km per hour completes one round in 8 minutes, then the area of the park in square per meter. सही है जी। सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, सही है, और एक बंदा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल करते हुए जा रहा है, और उसको 8 मिनट्स लग रहे हैं टोटल में, यानी कि 12, ये पूरा इसको कवर करने में ना 8 मिनट्स लग रहे हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ पे स्पीड की जगह 12 और इसकी जगह टाइम की जगह 8 रखूं, लेकिन 8 मुझे आवर्स में रखना पड़ेगा, ये मिनट्स में, तो 8/16। तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि मेरे पास ये आ जाएगा कि टोटल कितना है।
ठीक है, मेरे पास टोटल आ जाएगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 12 किलोमीटर पर स्पीड से वो 8 मिनट्स तक ट्रैवल कर रहा है, तो वो पूरा इसको कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो मैं अगर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाऊं, जहां पे स्पीड मेरी 12 है और टाइम जो है वो मेरा 8/60 है इन आवर्स, ठीक है, मिनट्स में 8 है, तो क्या मेरे पास ये पूरी लेंथ आ जाएगी या ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, 12 1 जार और 5 जार, तो 8/5 किलोमीटर्स आ गया। ठीक है, लेकिन हमें आंसर किस में देना है, एन स्क्वायर मीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ जाएगा 1600 मीटर्स। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि आपके पास जो टोटल है वो 1600 है, यानी कि बेसिकली आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल गया। ऐसा ही है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको मिल गया 1600। अब वो आपसे कह रहे हैं कि जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो 3:2 है। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि अगर मैं 1600 मल्टीप्लाई बाय 3/5 करूं, यानी कि द रेशियो जो मुझे निकालना है अपॉन द टोटल रेशियो 3 + 2 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, लेंथ जो होगी 960। ठीक है, तो यानी कि 960 आ गई लेंथ। लेकिन ये याद रहे कि 960 जो मेरे पास आई है ना, वो इन दोनों की मिलाकर आई है। सही है, इन दोनों की मिलाकर आई है, 960 खाली एक की नहीं आई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ताकि मैं एक की लेंथ निकाल सकूं, वो क्या होगी 480। तो अब मेरे पास लेंथ आ गई। ठीक है, अब मेरे पास लेंथ आ गई। सिमिलरली अगर मैं इसी तरीके से 1600 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ब्रेथ 640। लेकिन ये याद रहे कि मेरे पास जो ब्रेथ आई है वो ये पूरी आई है, ये और ये इन दोनों को मिलाकर आई है, तो मुझे इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ताकि मुझे खाली मतलब वेट मिल जाए, ब्रेथ मिल जाए। अब लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। एरिया पूछ रहे हैं, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, आंसर आएगा 153600, यानी कि आंसर ऑप्शन बी। अच्छा जी, 32 के लिए हमें थोड़ी सी पेज ऐड करना पड़ेगा। 32 में वर्किंग थोड़ी ज़्यादा होगी। अब 32 में बेसिकली हमसे कह रहे हैं कि x जो है ना हमारे पास, x है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, और y है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये हमें दे दिया, x भी दे दिया, y भी दे दिया। ठीक है, x और y की वैल्यूज गिवन है, यानी कि x और y दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो x और y हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और हमसे पूछा जा रहा है x² + y² हमें बताना है। ठीक है, x² + y² हमें बताना है। तो देखें, x² + y² करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें x और y को रैशनलाइज करना पड़ेगा, दोनों के क्या करने पड़ेंगे, कॉन्जुगेट्स निकालने पड़ेंगे, रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर में जो है ना वो अंडर रूट लगा हुआ है। डिनोमिनेटर में अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैं x को रैशनलाइज कर देता हूँ। इंडाइसिस में पढ़ा था रैशनलाइजेशन, कि रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर का बीच वाला साइन सिर्फ फ्लिप कर देते हैं। तो इसको हम प्लस कर देंगे, ये कर देंगे। ठीक है, और फ्लिप करके ऊपर और नीचे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। सही है जी, ये करेंगे। उसके बाद यही काम हम y के साथ भी करेंगे, यही काम हमने y के साथ भी करना है कि रैशनलाइज करवाना है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये प्लस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद जब आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी तो आपने फिर क्या करना है, उन वैल्यूज का, यानी कि यहाँ पर कुछ आंसर आएगा x का, यहाँ पर कुछ आंसर आएगा y का, आपने उन दोनों का स्क्वायर करना है और उनको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर फिर आपका आएगा वो आएगा 14। सही है, मैं वर्किंग को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार करवा दिया मैंने इस तरीके के सवाल। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 16 ईयर्स एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 15 ईयर्स। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास। ठीक है भाई, पूरी क्लास का एवरेज निकाल लें। हमारे पास क्या गिवन है, एवरेज एज ऑफ बॉयज गिवन है
ठीक है, और एवरेज एज ऑफ गर्ल्स गिवन है, और हमसे पूरी क्लास का एवरेज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब कोई बच्चा अकलमंदी ये ना करे कि 16 प्लस 15 करके डिवाइड बाय 2 कर दे, ये लो भाई एवरेज आ गया। ठीक है, इस तरह एवरेज नहीं निकलता। सही है, हमारे पास मीन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, न्यू मीन का कॉन्सेप्ट। इसके लिए हमें पहले तो बॉयज की एज का भी सम चाहिए होगा, यानी कि हमें सम ऑफ एजेस ऑफ बॉयज भी चाहिए होगा, और हमें सम ऑफ एजेस ऑफ गर्ल्स भी चाहिए होगा। जब ये दोनों चीजें हमारे पास होंगी तो हम फिर इनका सम करके टोटल सम निकालेंगे। ठीक है, एक तो हमें ये चीज चाहिए होगी पूरी क्लास के एवरेज के लिए। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए होगा, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, ताकि हम टोटल जो एज का सम आया है उसको अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कर सकें, ताकि मेरे पास क्या आए, मेरा मीन आ जाए, यानी कि पूरी क्लास का एवरेज आ जाए। तो मेरे पास वो सब गिवन ही नहीं है, तो इनसफिशिएंट डेटा है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, इनसफिशिएंट डेटा है। इफ m and n are whole numbers, mn is equals to 196, m is greater than n, which of the following cannot be the value of m minus 3 n plus 1। ठीक है, तो m और n को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 196 आ रहा है, और m जो है वो n से बड़ा। तो हमें सारी पॉसिबल वैल्यूज कंसिडर करनी पड़ेंगी, यानी कि सारी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 196 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, यानी कि वो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 196 आता है। तो एक आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 196। ठीक है, 1 से शुरू कर रहे हैं। फिर आएगा आपके पास 2 इंटू 98, फिर आएगा आपके पास 4 इंटू 49, और आएगा आपके पास 7 इंटू 28। ठीक है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनता 196 का। सही, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं बनता। अगर आपको चेक करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 196 जो है, या तो आप उसका अंडर रूट ले लें, और अगर 196 का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, वैसे तो पॉसिबल है कि अगर मैं 196 का अंडर रूट लूँ तो क्या आंसर आता है 14। तो आप 1 से लेके 14 तक के सिर्फ सारे नंबर चेक कर लें। ठीक है, अगर 1 से लेके 14 तक मतलब 1 से लेके 14 तक के जितने भी नंबर्स में 196 आ रहा है तो वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। उसके अलावा इससे आगे क्या चेक करने की जरूरत नहीं है। सही है, तो ये मैंने 1 से लेके 14 तक चेक किए तो 1, 2, 4 और 7 के टेबल में आ रहा था। तो इस तरह मुझे 196 के सारे फैक्टर्स मिल गए। क्यों? क्योंकि देखें 196 1 जार, 298 जार, 449 जार, 728 जार। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 1 से 14 तक चेक किया, आगे वाले मुझे ऑटोमेटिकली खुद ही मिल गए। सही है, तो ये मेरे पास कितने फैक्टर्स हो गए 198 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स मुझे इसी तरह मिल गए कि मैंने क्या किया, सिर्फ अंडर रूट लगाया और वो करा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर इसी तरीके से कोई ऐसा नंबर होता ना जिसका अंडर रूट पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 200 दे दिया होता, अब इसका तो अंडर रूट ही पॉसिबल नहीं है, तो हम पता क्या करते, फिर हम ये देखते, ये मैंने प्राइम नंबर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, हम ये देखते कि इसके करीब तरीन इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर हो और इसके और एक स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, इससे बड़ा हो और एक स्क्वायर नंबर हो जो उसके सबसे करीब हो। तो मेरे पास आता 225 कि उसका हम जब स्क्वायर करते स्क्वायर रूट लेते तो 15 आता। तो मुझे क्या करना पड़ता है कि 200 के फैक्टर्स बताने के लिए 1 से लेके 15 तक के सारे नंबर चेक करने पड़ते, 1 से लेके 15 तक के सारे नंबर चेक करने पड़ते। तो 1 से लेके 15 तक जिस जिसके टेबल में आया था वो मेरे पास फैक्टर्स बन जाते। सही है, अब मेरे पास ये 4 पेयर्स आ गए कि जिनको मल्टीप्लाई करके 196 बनाया जा सकता है। अब मेरे पास जो m है वो n से बड़ा है, तो यानी कि ये सारी वैल्यूज होंगी m की, ये सारी वैल्यूज होंगी n की। ठीक है, ये आ गई आपके पास m की n की वैल्यूज, ये आ गई आपके पास m की वैल्यूज। ठीक है, ये n की, ये m की वैल्यूज आ गई, क्योंकि n छोटा है m बड़ा है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ m माइनस 3 n प्लस 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, m माइनस 3 और n प्लस 1 वाली जो हमारी ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हमें एक एक करके इन सारी पॉसिबिलिटीज को रख के चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं पहली वाली पॉसिबिलिटी को रखूं तो 196 माइनस 3 कितना होगा, 193, और 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। आंसर आएगा 386। सही है, इसी तरीके से मैं अगर दूसरी वाली को चेक करूं तो 98 माइनस 3 कितना होगा, 95, और 2 प्लस 1 3 होगा, आंसर आएगा 285। थर्ड वाली को चेक करूं तो 49 माइनस 3 46, n प्लस 1 यानी कि 5, तो आंसर आएगा 230। लास्ट वाली को चेक करूं तो 28 माइनस 3 25 एंड 7 प्लस 1 8, आंसर आएगा 200। अब वो हमसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर एक तो 285 आ रहा है, एक तो सबसे पहले तो आपके पास 200 है जो कि यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन।
230 है जो कि यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 285 है जो यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपके पास 386 ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपका जो आंसर बचा वो क्या बचा, 165 है, कि 165 वो वैल्यू है जो इन चारों वैल्यूज में हमारे पास नहीं आ रही। ठीक है, बाकी ये तीनों वैल्यूज जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और उसके अलावा एक 386 भी है, 165 जो है वो नहीं है। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हमारे पास इंजीनियरिंग में टोटल लेटर्स कितने हैं, 11, तो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा टोटल। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास रिपीटेशंस कितनी है, रिपीटेशन से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एक तो n 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, e 3 बार आ रहा है, i 2 बार आ रहा है, g 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो रिपीटेशन से हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे तो आपके पास आंसर जो है 277 आएगा। सही, अभी आप कर लिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। In a class of 40% of the students enrolled for maths, 70% enrolled for in economics. If 15% of the students enrolled for both maths and economics, what percentage of the students of the class did not enroll for either of the two subjects? ठीक है, तो बेसिकली ये वेन डायग्राम का सवाल है कि यहाँ पर हमारे पास एक वेन डायग्राम बनेगा। तो ये एक वेन डायग्राम बनेगा मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लिए, मैथ्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब वो हमसे ये कह रहे हैं 40% ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर मैथ्स। ठीक है, तो 40% किस में आए, मैथ्स में, 70% आए इकोनॉमिक्स में, 15% आए दोनों में। तो इसका मतलब है कि पहले हमें बीच में लिखना पड़ेगा, 15% दोनों में आए। अब क्योंकि मैथ्स में 40 आए थे लेकिन 15 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया ना, 15 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 25। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में हमारे पास 70 आए थे लेकिन 15 हमने ऑलरेडी लिख दिया, तो कितने आएंगे यहाँ पे, 55। ठीक है, तो अब आप इकोनॉमिक्स में देखें 15 प्लस 55 70 हो गए, आप मैथ्स में देखें 25 प्लस 15 40 हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया आपका क्या, वेन डायग्राम। वो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डिड नॉट एनरोल फॉर ईदर ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, यानी कि जिसने दोनों में नहीं किया, यानी कि ये पूछ रहे हैं, ये आपका एक्स होगा। तो अब मुझे बताएं इन चारों का जो सम है वो 100% के बराबर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू आएगी 5, तो 5% वो बच्चे हैं जिन्होंने ना मैथ्स में एनरोल किया ना इकोनॉमिक्स में। लेट एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3। ठीक है, एक फंक्शन है एफ एक्स 4x माइनस 3 और एफ ए की वैल्यू है 9, एफ बी की वैल्यू है 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। सही, तो सबसे पहले तो अपना एफ ए निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स की जगह ए रख देंगे, फिर वो कह रहे हैं कि एफ ए की वैल्यू जो है ना वो 9 है, तो वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 3। सही है, फिर हम अपना एफ बी निकाल लेते हैं, तो एक्स की जगह बी रख देंगे, एफ बी की वैल्यू 5 उसने गिवन है आंसर में, बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। अब हम निकाल लेते हैं ए प्लस बी, यानी कि 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है एफ ए प्लस बी बताना है, यानी कि F5 बताना है, ये पूछा गया है ना। तो F5 के लिए हम क्या करेंगे कि x की जगह अपने फंक्शन में 5 रख देंगे, 4 5 20 -3 17 आंसर हो गया। सही है। What is the sum of first 25 terms of arithmetic sequence if the sum of its 8th and 18th term is 72? तो 8th टर्म हमारे पास क्या होगी, a + 7d, 18th टर्म क्या होगी, a + 17d। सही है, ये मैंने tn वाला फॉर्मूला लिखा है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों का सम 72 है, यानी कि a + 7d + a + 17d क्या है, 72 है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2a + 24d = 72। सही है, ये हमें एक बात बता दी उन्होंने। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स। तो एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, एपी के सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 टाइम्स d। ये हमसे पूछ रहे हैं, तो हमारा हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट 25 टर्म्स, तो s25 बताना है, तो n की जगह 25 रखेंगे, 2a + ये n - 1 यानी कि 24d हो जाएगा, ये बताना है। अब आप ये देखें, अब आप ये देखें कि आपके पास ये चीज़ जो है वो एग्जैक्टली ये है। ठीक है, और इसका हमें ऑलरेडी सवाल में बता दिया था कि ये चीज़ क्या है, 72 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 72 रख दूंगा सिंपली, तो ये हो जाएगा 25/2 × 72, 2 1 36 25 × 36 होता है 900। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 900 या सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 39 देख लें। इन 2004 सिंधी हैज़ $4000 इन अ म्यूचुअल फंड अकाउंट। इन 2004
5 the amount in the same account was 5000. If the percent increase from 2004 to 2005 was the same as the percent increase from 2005 to 2006, how many did Cindy have in this account? इन 2006. सही सवाल पढ़ लें. हमसे कह रहे हैं कि भाई 2004 में सिंडी के पास $4000 थे एक अकाउंट में, 2005 में जो है वो 5000 हो गए, यानी कि $1000 बढ़ गए. फिर वो कह रहे हैं कि अब 2004 से 5 में जितना इंक्रीज आया ना, जितने परसेंट का इंक्रीज आया, उतना ही परसेंट का इंक्रीज 2005 से 2006 के दरमियान आया. तो पूछ रहे हैं कि 2006 में सिंडी के पास कितने होंगे. तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 2004 से 2005 में परसेंटेज इंक्रीज आया कितना है. ठीक है, तो वो $1000 का इंक्रीज आया. ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा $1000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4000. तो 1000 अपॉन 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 25. तो हमें पता चल गया कि 25% इंक्रीज आया है हमारे पास 2004 से 5 में. अब 2005 में हमारे पास 5000 है और हमें क्या चाहिए, अब हमें इसमें 25% का इंक्रीज चाहिए. तो पहले तो 5000 का 25% निकाल लेते हैं. आंसर आएगा 1250. हमें ये क्या करवाना है, 5000 में इंक्रीज करवाना है. तो 5000 प्लस 1250 इक्वल्स टू 6250. आंसर ऑप्शन सी. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये निकाला कि 2004 से 5 में कितना परसेंटेज इंक्रीज आया. तो $1000 का इंक्रीज आया था. तो 4000 जो है, और $1000 जो है वो 4000 का कितना परसेंट होता है, 25%. तो हमें ये पता चल गया कि 25% का इंक्रीज है. अब हमें इतना ही इंक्रीज चाहिए अगर 2005 से 6 में. तो 2005 में हमारे पास पैसे कितने हैं, 5000 है, और हमें 25% का इंक्रीज चाहिए. तो 5000 का 25% क्या होता है, 1250. हमने इसको इंक्रीज करवाया तो हमारे पास 6250 आंसर आ गया. ठीक है, 40 कर देते हैं. 40 में क्या है, South Park Road is closed during the first and the last 3 months of the year. If n stands for the number of months, January corresponds to 1, February corresponds to 2. ठीक है, इस तरह March 3, April 4 और May जो है वो 5, इस तरह June 6 हो जाएगा. ठीक है, Which of the following equations describe the months during which the park road is closed? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 3 इंटरवल्स बन रहे हैं. ठीक है, एक आपके पास होगा जनवरी से लेके फरवरी मार्च तक, जिसमें आपका जो पार्क है वो क्लोज्ड होगा. फिर आपका अप्रैल से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो सितंबर तक आपके पास क्या होगा, ओपन होगा. और फिर इसी तरीके से अक्टूबर से दिसंबर तक क्या हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर तक क्या हो जाएगा, फिर से आपके पास आपका पार्क बंद हो जाएगा. ठीक है, क्लोज हो जाएगा. अब हमारे पास वो ये कह रहे हैं कि हमें बताना है कि मतलब बेसिकली ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज में हमें रिप्रेजेंट करना है ना. तो हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड इस तरह यूज कर सकते हैं कि हम क्या करें, n की 3 वैल्यूज अपनी तरफ से तीनों इंटरवल्स में से उठा लें. ठीक है, तो मैं पहले इंटरवल में से n की वैल्यू 1 उठा लेता हूँ, यानी कि जो कि जनवरी है. दूसरे में मैं n की वैल्यू 4 उठा लेता हूँ, जो कि अप्रैल है. और तीसरे में मैं n की वैल्यू 10 उठा लेता हूँ, जो कि हमारे पास अक्टूबर है. अब हमारे पास क्या होना चाहिए, जनवरी के अंदर हमारे पास क्या है, पार्क बंद है. फरवरी के अंदर अप्रैल के अंदर हमारे पास क्या है, पार्क ओपन है. और अक्टूबर में हमारे पास फिर से क्लोज हो चुका है. ठीक है, फिर से क्लोज हो चुका है. तो अब हमने क्या करनी है कि एक एक करके ये वैल्यूज इनमें रखनी है और ये चेक करना है कि क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही. सही है. तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को उठाएं और उसके अंदर वैल्यू रखें 1, तो 1 - 2 होता है -1, मॉड लगा हुआ है तो 1 हो जाएगा. तो ये हो जाएगी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. सही है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. अब मसला ये है कि हमारे पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई, हालांकि सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं ये हमारे पास साउथ पार्क क्लोज के लिए गिवन है. तो यानी कि हमारा जो क्लोज होगा उस पे वैल्यू होगी ट्रू और ओपन होगा उस पे होगी फॉल्स. अच्छा, तो मतलब जब क्लोज होगा तो हमारे पास क्या होगा, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए. सही है, इस पे सेटिस्फाई होनी चाहिए इनइक्वालिटी और इस पे सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो अब n इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये वाली सेटिस्फाई हो गई थी. ठीक है, तो अब n इक्वल्स टू 4 के लिए अगर हम चेक करें तो 4 - 2
तो ये आ जाएगा 2। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो सेटिस्फाई हो गई, हालांकि मैंने अभी क्या बताया कि ओपन के लिए सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए तो आंसर हमारा नहीं होगा। इसी तरीके से जब आप बी को और सी को चेक करेंगे तो ये भी किसी ना किसी केस के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। तीनों केसेस के लिए जो इनइक्वालिटी आपके पास सेटिस्फाई होगी वो होगी डी। हम ये करके भी देख लेते हैं। 1 माइनस 6 क्या होता है, -5, मॉड लगा हुआ है तो हो जाएगा 5। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई। 4 के लिए चेक करें, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि ओपन के लिए सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, क्लोज के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। सही है, तो ओपन के लिए सेटिस्फाई नहीं हुई, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। फिर तीसरे का अगर आप चेक करें तो 10 माइनस 6 4 होता है, 4 3 से बड़ा है, तो तीसरे के लिए सेटिस्फाई हो गई। तो इन दोनों के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, इनके लिए सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। जहां पर आपके पास ये कंडीशन आ जाए इनइक्वालिटी में, दैट इज द करेक्ट इनइक्वालिटी, बाकी तीन जो है वो रॉन्ग। 41 A sum of money at simple interest amounts to 815 in 3 years, ठीक है, and 854 in 4 years, the initial sum is, ठीक है भाई, 3 सालों में पैसा कितना हो गया, 815 है, और चौथे साल में 854, तो मैं ये निकाल लेता हूँ। और हमें बताना है कि शुरू में पैसा कितना था, यानी कि बिल्कुल 3 साल पहले जो था ना वो पैसा कितना था, तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि एक साल में इंक्रीज कितना आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो हर साल सेम इंक्रीज आएगा, तो एक साल का इंक्रीज कैसे निकालेंगे कि भाई मेरे पास चौथे साल में 854 था और तीसरे साल में 815, इन दोनों को माइनस करूंगा 39, तो मुझे ये पता चल गया कि हर साल 39 का इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, हर साल 39 का इंक्रीज आ रहा है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें बताना है इनिशियल अमाउंट, यानी कि जो सबसे पहले पैसे रखवाए थे ना वो कितने थे, तो मैं पता है क्या कर सकता हूं, 815 मेरे पास कब हुए हैं, 3 साल के बाद हुए जाके, तो मैं इससे 3 बार 39 माइनस कर देता हूं। एक बार माइनस किया 2 साल के पैसे आ गए, एक और बार माइनस किया 1 साल के आ गए, और ये माइनस किया तो इनिशियल डिपॉजिट आ गया, तो ये आपके पास आएगा 698, आंसर ऑप्शन डी सही है। तो पहले इन दोनों को माइनस करके हमें ये निकाल लिया कि एक साल में कितना इंक्रीज आ रहा है, तो एक साल में हमारे पास 39 आ रहा है, तो अब क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल सेम इंक्रीज आ रहा होगा, सही है। हमसे इनिशियल मनी पूछे जा रहा था कि इनिशियली हमने कितने रखवाए थे, तो अब 815 हमारे पास 3 साल के बाद हुए थे, तो मैंने 3 बार 39 39 39 माइनस करा, तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास 698 थे, उसमें एक बार 39 ऐड हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, तो 3 साल के बाद 815 बन गया, फिर एक और बार 39 ऐड हुआ, 4 साल के बाद 854 बन गया, सही है। तो मुझे बस ये 698 निकाला था, मैंने निकाल लिया। 42 देखते हैं। A function f satisfies f2 equals to 3 and f3 equals to 5. A function g satisfies g3 equals to 2 and g5 equals to 6. What is the value of g3? ठीक है, यानी कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें बताना है f g of 3। अब g of 3 की वैल्यू क्या है 2, यानी कि हमें क्या बताना है f of 2, और f of 2 की वैल्यू क्या है 3, तो ये आंसर आ गया 3, ठीक है, आसान था ये तो काफी। 43 देखते हैं। Nate walks 25 meters in 13.7 seconds. If he walks at this same rate, which of the following is the closest to the distance he will walk in 4 minutes? सही है। अच्छा जी, 25 मीटर्स वो कितने टाइम में वॉक कर रहा है, 13.7, और हमें ये निकालना है कि 4 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 4 इंटू 60 करेंगे तो सेकंड में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 4 इंटू 60 कितना होता है 240, ठीक है। तो 240 सेकंड्स में हमें पता करना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो आपके पास हो जाएगा x। अब उसने हमसे पूछा है कि हमें क्लोजेस्ट बताना है, तो यानी कि हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, यानी कि मैं 13.7 की जगह 14 लिख सकता हूँ, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास 450 के करीब करीब कोई आंसर आएगा, सही है। 44 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो x किसके बराबर होगा +-2, इस तरीके से y किसके बराबर होगा +-3, ठीक है, क्योंकि y स्क्वायर 9 के बराबर है। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो अब ये हमारे पास 6 भी आ सकता है और -6 भी आ सकता है, ठीक है, यानी कि +-6 जो है वो दो वैल्यूज हो सकती हैं इनकी, तो आंसर ऑप्शन ए। 45 सर्कल की इक्वेशन के मैंने सेंटर और डायमीटर मांग रहे हैं, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है और सेंटर और डायमीटर मांग रहे हैं, तो हमारे पास सर्कल की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, ये जिसके अंदर ए और बी आपके पास क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। तो इसको हम कंपेयर करवा लेते हैं अपनी
गिवन इक्वेशन से, तो मेरे पास -a -3 के बराबर है, तो a किसके बराबर होगा, 3 के। -b 2 के बराबर है, तो b किसके बराबर होगा, -2 के। r स्क्वायर 25 के बराबर है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, r किसके बराबर होगा, 5 के। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें ही आपसे पूछी। अच्छा, डायमीटर पूछा है, तो यानी कि डायमीटर के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो ये तीन चीज़ें आपसे पूछी थी। सेंटर आपके पास आ गया 3 और -2, डायमीटर आ गया 10, तो आंसर ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। सही जी, यहाँ पे हमने एक और टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम टेस्ट नंबर 4 अगली उसमें देखेंगे।